Yes guys, now let us start with the revision session of accounting standard number 11, AS 11, the effects of changes due to foreign exchange, right? So the effects of changes due to foreign exchange rates, it's a simple topic, करेक्ट एंड इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो ये चैप्टर जो है बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक अकाउंटिंग फॉर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस और आई वुड से फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, ये पहला पार्ट है जो हम लोग ऑब्वियसली इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 2 जो है दैट इज ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस, जो आप लोग ने ऑलरेडी ब्रांच अकाउंट्स में कवर कर लिया है। तो इसको हम वापस यहाँ पर रिवीजन सेशन में कवर नहीं करेंगे बिकॉज एनीवेज द सेम पॉइंट इज देयर इन योर ब्रांच अकाउंट, जो फॉरेन ब्रांचेस आप लोग करते हो, तो यहाँ पर हम दोबारा उसके में टाइम नहीं इन्वेस्ट करेंगे। एंड पॉइंट नंबर 3, अकाउंटिंग फॉर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये जो 2 पार्ट्स है, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 3, इसको हम कवर करेंगे यहाँ पर 1 और 2। सेकंड वाले पॉइंट को हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, रीजन वो आपका ऑलरेडी ब्रांच अकाउंट्स में फॉरेन ब्रांचेस में कवर्ड हो चुका है, तो सेम पॉइंट है, तो दोबारा हम लोग इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, करेक्ट। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो सर इसको जरा क्विकली हमें रिकैप करना है, एज यू हैव ऑलरेडी डन दिस चैप्टर्स बिफोर, हम लोग को एक क्विक इसका रिकैप कर लेना है। तो सर सबसे पहले आप लोगों ने स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि जब भी आप कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन इनकर करते हो तो आप उसे ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है अपने रिपोर्टिंग करेंसी के अंदर। तो इंडिया में बेसिकली जो रिपोर्टिंग करेंसी अपना होता है वो INR है, बिकॉज हम उसी करेंसी में अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, सो दैट इज अवर रिपोर्टिंग करेंसी। सो सबसे पहले स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि यू हैव टू ट्रांसलेट रिपोर्टिंग करेंसी में आपको मेजर करना पड़ता है, बट रिपोर्टिंग करेंसी में मेजर तो करेंगे बट उसके लिए एक्सचेंज रेट लगाना पड़ेगा। तो कौन सा एक्सचेंज रेट लगेगा? स्पॉट रेट। स्पॉट रेट मींस द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। सो ट्रांसलेट टू रिपोर्टिंग करेंसी बाय मेजरिंग at spot rate of exchange, करेक्ट। तो स्पॉट रेट लगाना है, ये सबसे पहला पॉइंट है। बट स्टैंडर्ड बोलता है कि इफ वॉल्यूम टू हाई, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस अगर आप करते हो तो ऐसे केस में इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो फॉर अ एवरेज रेट। तो ऐसे केस में आप कंसिडर कर सकते हो कॉमा कंसिडर एवरेज रेट ऑफ एक्सचेंज। तो ये जो एवरेज रेट है ये एक वीकली एवरेज रेट हो सकता है या मंथली एवरेज रेट हो सकता है, एज द केस में भी वो आप कंसिडर कर सकते हो, बराबर है। देन ये तो बात हो गई सर इनिशियल रिकॉग्निशन की। ये किसकी बात हो गई? ये बात हो गई सर इनिशियल रिकॉग्निशन की। तो हर एक फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन इनिशियली जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज पर, या तो फिर एवरेज रेट ऑफ एक्सचेंज पर भी किया जा सकता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो है सेटलमेंट का। मतलब सर जिस दिन आप अपने फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को सेटल करते हो, क्या लगता है आपको उस दिन एक्सचेंज रेट सेम होगा जो आपने रिकॉग्नाइज किया था? सर नहीं, जो रिकॉग्नाइज किया था वो रेट और आज के रेट में तो फर्क होगा। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है मालूम है? जो वो एक्सचेंज रेट में जो डिफरेंस है, करेक्ट, उस डिफरेंस को आपको रिकॉर्ड करना है एज अ प्रॉफिट और लॉस, एज अ गेन और लॉस ड्यू टू एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, राइट। तो समझो फॉर एग्जांपल आपने एक सेल रिकॉर्ड किया है आज,
बाय पासिंग द एंट्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और आपने $1 80 रुपए के भाव पे रिकॉर्ड किया। बट जब आप सेटल करने जा रहे हो तो आपको जब डेटर से पैसा मिल रहा है तो पैसा आपको $1 का 83 रुपीज मिल रहा है, तो आपको कहना है इसे 3 रुपया ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू व्हाट यू रिकॉर्डेड। तो ये जो 3 रुपया आपको ज्यादा मिल रहा है ना, दैट इज कंसिडर्ड एज अ एक्सचेंज गेन। बट ऑन दी अदर हैंड वही अगर उस दिन एक्सचेंज रेट हो गया 78, तो आपने तो डेटर को 80 पे रिकॉर्ड किया, बट आपको मिला कितना पैसा उसमें? सर मुझे तो खाली मिला 78, तो 2 रुपए का लॉस है। दैट लॉस हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली टू P&L। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, may be different, comma, so gain or loss arise due to changes in exchange rate will be immediately recognized to P&L account, correct, will be immediately recognized to P&L account। ये एक important point, करेक्ट। तो जब भी आपका फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन सेटल होगा, राइट, जो भी एक्सचेंज डिफरेंसेस अराइजिंग होंगे, वेदर इट इज अ गेन और वेदर इट इज अ लॉस, यू विल इमीडिएटली रिकॉर्ड इट टू P&L अकाउंट। तो आपको इसके लिए क्या कंपेयर करना होता है कि आपने बुक्स में क्या वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है और आपका सेटलमेंट डेट पे क्या रेट चल रहा है। तो द डिफरेंस इन द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट एंड द एक्सचेंज रेट विच इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स विल बी अकाउंटेड एज अ एक्सचेंज डिफरेंस गेन और लॉस, and this exchange difference gain or loss will be immediately recognized to P&L, बराबर है। बट अब इसमें एक और पॉइंट आ सकता है कि you will have unsettled items on the balance sheet date, right? अनसेटल्ड आइटम्स ऑन द बैलेंस शीट डेट। अब ये क्या होता है सर, अनसेटल्ड आइटम क्या होता है? सर अनसेटल्ड आइटम मतलब एज ऑन 31 मार्च आपके फॉरेन करेंसी के आइटम्स है, मतलब जो ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन आपने फॉरेन करेंसी में किया था और उसकी सेटलमेंट या तो फॉरेन करेंसी में हो चुकी है या तो अभी भी करना बाकी है, करेक्ट। बट एसेट या लाइबिलिटी है आपके पास, मतलब ऐसे हो सकता है कि आपने पैसा तो दे दिया बट यू स्टिल हैव दैट एसेट एंड यू आर स्टिल यूजिंग दोस एसेट्स, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसेटल्ड आइटम ऑन द बैलेंस शीट डेट। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि जो भी आपके बैलेंस शीट डेट पर फॉरेन करेंसी के अनसेटल्ड आइटम्स है, पहले उनको आप प्राइमरीली 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, मॉनिटरी आइटम्स एंड नॉन मॉनिटरी आइटम्स, करेक्ट। मॉनिटरी आइटम्स एंड नॉन मॉनिटरी आइटम्स, ऐसे आप 2 पार्ट में उसको डिवाइड कीजिए, मॉनिटरी आइटम्स और नॉन मॉनिटरी। अभी मॉनिटरी आइटम्स वो आइटम्स होते हैं, राइट, जिनका अभी भी सेटलमेंट पेंडिंग है, मतलब देयर इज स्टिल समथिंग रिसीवेबल और पेएबल, मतलब दीज आर आइटम्स ऑफ कैश, असेट और लाइबिलिटी, करेक्ट, विच आर स्टिल अ रिसीवेबल और अ पेएबल, करेक्ट, एंड दे कैन बी डिटरमाइंड इन फिक्स सम ऑफ मनी, मतलब इसका वैल्यूज जो है वो फिक्स्ड है। तो नॉन मॉनिटरी कौन है सर? नॉन मॉनिटरी इज अदर देन मॉनिटरी, मतलब इनका जो वैल्यूज है, करेक्ट, वो फिक्स्ड नहीं है एंड दीज आर नॉट रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स, मतलब इनका जो पैसा लेना या देना है वो हो चुका है, अभी आपके पास सिर्फ उसका एसेट पड़ा हुआ है। तो अभी अगर एक्सचेंज रेट में कुछ चेंजेस होता है तो इससे नॉन मॉनिटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। रीजन ये ऑलरेडी राइट पेड या रिसीव्ड हो चुके हैं, अभी सिर्फ आपके पास वो एसेट बचा हुआ है जिसको आप यूज कर रहे हो, और इनकी वैल्यूज ऑब्वियसली फ्लक्चुएट होगी। जो एसेट्स है अभी आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इंटेंजिबल एसेट्स है, वो सब नॉन मॉनिटरी आइटम्स है, उनका वैल्यूज जो है वो फ्लक्चुएट होते रहता है। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि जितने भी आपके मॉनिटरी आइटम्स है ऑन द बैलेंस शीट डेट, उसको ट्रांसलेट करना है
closing rates, translate to closing rates, and the exchange differences to be recognized to P&L as gain और लॉस। तो सीधी बात है, बैलेंस शीट डेट पर आप लोगों को सारे मॉनिटरी आइटम्स को क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करना है, राइट? और क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करने की वजह से जो भी आपको एक्सचेंज डिफरेंसेस आएगा वो सीधा आप P&L में ले लो, कहानी खत्म। बट वही ऑन दी अदर हैंड आपके जो नॉन मॉनिटरी आइटम्स है दे विल रिमेन at its original cost, that is no effect for the exchange rate differences। मतलब एक्सचेंज रेट्स का जो भी चेंजेस हो रहा है इस पे कोई अकाउंट नहीं होगा। लाइक फॉर एग्जांपल आपने आज से 4 साल पहले $10,000 में एक मशीन खरीदी थी और उस दिन का रेट 60 रुपया था, करेक्ट? तो आप अपने असेट को 6 लाख रुपए पे बुक किए थे, करेक्ट? 10,000 इंटू 60 6 लाख रुपए पे बुक किया था। एसेट आज भी आपका ओरिजिनल कॉस्ट 6 लाख पे दिखेगा, जबकि आज $1 हो चुका है फॉर एग्जांपल 80 रुपए। तो आपको वो 20 रुपीज का डिफरेंस जो है एक्सचेंज की वजह से वो अकाउंट यहाँ पे नहीं करना है, करेक्ट? योर मॉनिटरी आइटम्स विल रिमेन एट द हिस्टोरिकल रेट ओनली। तो ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और आपको एक बात मैं आप बता देता हूं कि एग्जाम में जो ये मॉनिटरी आइटम का जो आपको बैलेंस शीट डेट पर ये ट्रांसलेशन करना है टू क्लोजिंग रेट, ये कोई बताएगा नहीं आपको। आपको ये क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि सर एज ऑन 31 मार्च मेरा कुछ रिसीवेबल या पेएबल है। सी मेजरली मॉनिटरी आइटम्स में डेटर, क्रेडिटर, लोन्स, बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल, ये सब मॉनिटरी आइटम्स है, करेक्ट? मतलब इन शॉर्ट रिसीवेबल और पेएबल, एनी टाइप ऑफ रिसीवेबल, एनी टाइप ऑफ पेएबल इज अ मॉनिटरी आइटम। तो बैलेंस शीट डेट पर आपको पहले चेक करना है कि ऐसा कोई मॉनिटरी आइटम है क्या जो अनसेटल्ड है, तो उसको क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा। एंड नोबडी इन द क्वेश्चन इज गोइंग टू टेल यू दैट यू हैव टू डू दिस एडजस्टमेंट, यू हैव टू अप्लाई योर ओन कॉमन सेंस कि यस सर दीज आर स्टिल अनसेटल्ड एंड मेरे को इसका एडजस्टमेंट करना है, करेक्ट? सो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है मॉनिटरी आइटम का जो आपको प्रॉपरली ध्यान देना पड़ता है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, करेक्ट? अब यहां से आगे बढ़ते हैं। सो इसमें अपन ने क्या सीखा सर? इनिशियली आपके सारे जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है उनको रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, करेक्ट? और इनको कन्वर्ट करते हैं हम लोग स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज पर। बट अगर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस आपके बहुत ज्यादा है तो आप उसे एवरेज रेट पर रिकॉर्ड कर सकते हो। फिर डेट ऑफ सेटलमेंट पे आपका एक्सचेंज रेट सीधी बात है अलग ही होगा जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड किया उससे, तो उसके वजह से आपको कुछ तो गेन या लॉस आएगा एंड गेन और लॉस विल बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली टू P&L। एंड लास्टली आपके अनसेटल्ड आइटम्स। तो बैलेंस शीट डेट पर जो भी अनसेटल्ड आइटम है उनको मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी में डिवाइड करो। जो मॉनिटरी आइटम है उनको क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट किया जाएगा और जो एक्सचेंज डिफरेंसेस है उसको गेन या लॉस बोल के P&L में बुक कर दिया जाएगा। बट ऑन दी अदर हैंड व्हेन आई टॉक अबाउट नॉन मॉनिटरी आइटम्स, तो नॉन मॉनिटरी आइटम्स के केस में आपको कुछ भी नहीं करना है, यू हैव टू रिमेन एट द ओरिजिनल कॉस्ट, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, राइट? सो व्हाट यू गाइस हैव अंडरस्टूड कि ट्रांसलेशन पे जो भी एक्सचेंज डिफरेंसेस है दैट इज ऑल गोइंग टू P&L एज अ गेन और लॉस, करेक्ट? अब हम लोग बात करते हैं विथ वन पेक्यूलियर ट्रीटमेंट, दैट इज ट्रीटमेंट of para 46A, ट्रीटमेंट ऑफ पैरा 46A। अब ये क्या है पैरा 46A? सर अभी अपन ने क्या समझा कि ये जो एक्सचेंज डिफरेंसेस हमको आ रहे हैं, करेक्ट, दैट वी टेक टू P&L, करेक्ट? तो स्टैंडर्ड ने पैरा 46 के माध्यम से अपने को एक पेक्यूलियर ट्रीटमेंट दिया। वो क्या बोलता है मालूम है कि rather than putting the exchange differences to P&L हम लोग इसको कैपिटलाइज करेंगे एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको राइट ऑफ करेंगे। मतलब जब भी हम लोग 31 मार्च को अपने मॉनिटरी आइटम्स को क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करते हैं और क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करने से जो एक्सचेंज गेन या लॉस आता है वो हम डालते कहाँ पे? हम उसको डालते हैं P&L में, करेक्ट? तो स्टैंडर्ड बोलते हैं उसको P&L में मत डालो, करेक्ट? उसको P&L में मत डालो, आप क्या करो उसको कैपिटलाइज करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम राइट ऑफ करो, करेक्ट? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको
राइट ऑफ करो। मतलब rather than recognizing the entire exchange gain or losses during the year to P&L, we will rather capitalize it and write it off over a period of time. उसके लिए ये पर्टिकुलर पैरा 46A बनाया। तो सबसे पहले ये जो पैरा 46A है, it is applicable only in case of long term foreign currency मॉनिटरी आइटम्स। मतलब लॉन्ग टर्म में होने चाहिए, फॉरेन करेंसी में सेटलमेंट होना चाहिए, प्लस इट शुड बी मॉनिटरी आइटम्स, वरना ये स्टैंडर्ड जो है, सॉरी ये जो पैराग्राफ है ये एप्लीकेबल आपको नहीं होगा। करेक्ट? तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये जो लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम्स है, इसके बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट जो है वो डिसाइड होता है। तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करेगा। फर्स्ट, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट। करेक्ट? और सेकेंड केस में मैं उसको बोलूंगा others। करेक्ट? नाउ इफ इट इज रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट, डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट मतलब क्या सर, आपने यहाँ पर कोई लोन वगैरह लिया होगा, मेजरली देखो यहाँ पे लोन्स ही कवर होता है, क्योंकि लोन ही ऐसे आइटम्स है जो लॉन्ग टर्म में सेटलमेंट होता है। डेटर क्रेडिटर आ सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट जनरली सर डेटर क्रेडिटर ऐसा लॉन्ग टर्म में कभी सेटल होते ही नहीं, वो शॉर्ट टर्म में ही सेटल हो जाते हैं 12 महीने के अंदर। राइट? तो आया तो आ सकता है, बट यहाँ पे मेजरली क्या कवर होता है मालूम है? यहाँ पर मेजरली कवर होता है लोन्स, क्योंकि लोन्स ही ऐसे आइटम्स हैं जो लॉन्ग टर्म में सेटल होते हैं। तो इसका मतलब सर आपने किसी डेप्रिशिएबल एसेट के कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर उसके एक्विजिशन के लिए आपने लोन लिया हुआ है, और उस लोन के ऊपर जो भी एक्सचेंज डिफरेंसेस अराइज होगा विल ऑल बी नॉट चार्ज टू P&L, रादर इट विल बी कैपिटलाइज्ड टू द एसेट। तो आपको क्या करना है, यहां पर स्टैंडर्ड क्या बोलता है, एक्सचेंज differences arising during the period comma shall be capitalized to the cost of asset, full stop। मतलब सर अगर मेरे को गेन हो गया तो एसेट में कैपिटलाइज करना है, मतलब मेरे को एसेट से लेस करना पड़ेगा, और वही अगर आपको लॉस हो गया है सो दिस विल बी एडेड टू द एसेट। मतलब देखो जनरली आपको जब लॉस होता है तो आप P&L को डेबिट करते हो और सामने मॉनिटरी आइटम को क्रेडिट करते हो, तो इधर P&L को डेबिट ना करते हुए एसेट को डेबिट करो और सामने मॉनिटरी आइटम क्रेडिट हो जाएगा। और वही अगर गेन है तो उल्टा एंट्री होता है, गेन में आप क्या करते हो, मॉनिटरी आइटम को डेबिट करके P&L को क्रेडिट करते हो। तो यहाँ पे P&L ना क्रेडिट होते हुए कौन क्रेडिट होगा, एसेट क्रेडिट होगा। तो जब आप ये एसेट में कैपिटलाइज करते हो ना, तो इसका इंपैक्ट किस पे पड़ता है पता है, डेप्रिसिएशन पे। तो यहाँ पर सिंपल लॉजिक क्या है कि जो एक्सचेंज डिफरेंसेस है, रादर देन गोइंग टू P&L इन वन शॉट, इट इज गोइंग टू P&L ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। क्योंकि देखो अगर लॉस है तो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, तो वैल्यू बढ़ेगी तो डेप्रिसिएशन ज्यादा क्लेम करने मिलेगा, तो ज्यादा डेप्रिसिएशन जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है दैट डिनोट्स द एक्सचेंज लॉस। बट वही अगर आपको फायदा हो गया, फायदा होने से क्या होगा, एसेट में से आप माइनस करोगे तो एसेट का वैल्यू कम हो जाएगा, तो डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा। करेक्ट? तो कॉमन सेंस क्या है, एक्सचेंज गेन इज एक्चुअली रिकॉर्डेड इन द P&L इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन। ये इसका सिंपल कॉमन सेंस है। तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे कि डेप्रिसिएशन ऑन असेट will be charged on the net value after above adjustments।
बराबर। तो एकदम सिंपल है सर, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको एक्सचेंज गेन हो रहा है तो आप एसेट में से माइनस कर दो, अगर आपको एक्सचेंज लॉस हो रहा है तो आप एसेट में ऐड बैक कर दो। करेक्ट, एकदम सिंपल है, कोई इसमें बड़ा रॉकेट साइंस ट्रीटमेंट नहीं है। करेक्ट, बट वही अगर सर ऑन दी अदर हैंड अदर्स है, अदर्स मतलब सर इट इज नॉट रिलेटेड टू दी डेप्रीशिएबल फिक्स्ड एसेट। मतलब ये आपने कोई बिजनेस के लिए लोन लिया होगा, कोई वर्किंग कैपिटल के लिए आपने लोन लिया होगा, या फिर कोई आपका बेसिक परचेज सेल के रिलेटेड कोई डेटर क्रेडिटर होगा जिसको आपने 1 साल से ज्यादा का क्रेडिट टर्म ऑफर किया हुआ है, तो वो सब इसमें कवर होगा। तो यहाँ पे वो लोग क्या बोलते हैं कि एक्सचेंज डिफरेंस arising during the period will be, अब इस बार तो एसेट नहीं है तो एसेट में तो कैपिटलाइज नहीं हो सकता, तो इस बार क्या करेंगे, इसको एक अलग अकाउंट में डालेंगे, will be accumulated in a separate account known as FCMITDA। याद आया होगा लोगों को, फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, FCMITDA में एक्यूमुलेट करेंगे। करेक्ट, एंड amortize to PL over the term of repayment। करेक्ट, तो जो भी आपका एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होगा उसको सब एक्यूमुलेट करेंगे FCMITD में और उसको इक्वली राइट ऑफ करेंगे टू P&L ओवर द टर्म ऑफ रीपेमेंट। राइट, बाकी इसमें और कुछ नहीं होता। सो व्हाट यू गाइज हैव टू अंडरस्टैंड कि इफ इट इज अ लॉस, आपका FCMITDA डेबिट होगा, दैट इज नेगेटिव बैलेंस। बट वही अगर आपको गेन रहेगा तो FCMITDA क्रेडिट होगा, दैट इज पॉजिटिव बैलेंस। करेक्ट, तो आफ्टर amortization to PL, the balance left over in FCMITDA will be presented in balance sheet under रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो आपका जो रिटेन्ड अर्निंग्स या रिजर्व्स एंड सरप्लस है उसमें दिखेगा एज अ पॉजिटिव फिगर इफ गेन। अगर प्रॉफिटेबल रहेगा तो पॉजिटिव फिगर दिखेगा, और नेगेटिव फिगर इफ लॉस। नेगेटिव फिगर इफ लॉस, तो ये आपको ध्यान देना होता है। मतलब समझो सर, आपको अगर 1 लाख रुपए का लॉस आ रहा है जो आपने FCMITD में जमा किया, रीपेमेंट टर्म आपका 5 इयर्स है, इसका मतलब आप 20,000 रुपीज हर साल राइट ऑफ करोगे। तो करंट ईयर में आपने 1 लाख में से 20,000 राइट ऑफ कर दिया, तो अभी आपके पास 80,000 का लॉस बचा विच इज डेबिट बैलेंस। तो जब आप अपना बैलेंस शीट बनाओगे तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में FCMITD अकाउंट को दिखाओगे 80,000 नेगेटिव बैलेंस। इसको एसेट साइड पे नहीं डालना होता है, इसको आप लाइबिलिटी साइड पे रखोगे। तो अगर पॉजिटिव फिगर है तो इट इज अ गेन, और अगर लॉस है तो आपको नेगेटिव फिगर शो करना पड़ेगा। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। सो दैट वाज द पार्ट विद रिस्पेक्ट टू योर फॉरेन कनेक्शंस। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं टू दी नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अकाउंटिंग
फॉर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं FEC इन शॉर्ट, करेक्ट। अब ये जो है ना सर, ये इस पूरे चैप्टर का सबसे सिंपल कुछ भी नहीं। तो ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होता है ना, राइट, ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होंगे। तब सबसे पहले आप ये समझो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली होता क्या है। सर अभी कैसे होता है कि जब भी हम लोग एक फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें हमेशा डर होता है एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस का, कि मार्केट में जो एक्सचेंज रेट्स है वो बहुत ज्यादा चेंजेस होने की वजह से आपको फायदा या नुकसान हो सकता है। फायदा हो रहा है तो इट इज वेरी गुड, बट नुकसान होगा तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए पब्लिक क्या करता है, दे एंटर इनटू फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब दिस कॉन्ट्रैक्ट्स हेल्प यू टू मिटिगेट योर रिस्क, आपका रिस्क यहां पर कम करने की कोशिश करता है। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आपको बेसिकली एक ऑप्शन देते हैं, करेक्ट, टू आइदर बाय और सेल एज द केस में बी फॉरेन करेंसी एट अ प्राइस विच इज डिटरमाइंड टुडे। तो आज ही आपको पता होता है कि 2 या 3 महीने के बाद आपको किस वैल्यू पे फॉरेन करेंसी खरीदने या बेचने का मौका मिलेगा, और उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेट। तो फॉरवर्ड रेट आज ही डिटरमाइन होता है कि समझो 2 या 3 महीने के बाद आपको $1 80 रुपीज में खरीदने मिल जाएगा या $1 80 रुपए में बेचने मिल जाएगा, एज द केस में भी। तो यहां पर लॉजिक क्या होता है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर आप इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए एंटर कर रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं हेजिंग द रिस्क। सो फर्स्ट सिचुएशन होता है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर हेजिंग द रिस्क, मतलब आप अपना रिस्क मिनिमाइज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो। या तो दूसरा होता है फॉर स्पेक्यूलेशन पर्पस, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो वही है सर, बस पर्पस बदल गया। स्पेक्यूलेशन और ट्रेडिंग, मतलब मैं यहां पर अपना रिस्क मिटिगेट नहीं कर रहा हूं, मैं तो बिजनेस कर रहा हूं, करेक्ट। मैं एक्सचेंज फ्लक्चुएशन में प्रॉफिट या लॉस करने की कोशिश कर रहा हूं। जनरली तो एज अ बिजनेसमैन मैं तो प्रॉफिट ही बनाना चाहूंगा, बट कभी कभी लॉस भी हो सकता है, करेक्ट। सो व्हाट यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज कि इफ द फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर हेजिंग द रिस्क, मतलब आप अपना रिस्क मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब आज आपने फॉर एग्जाम्पल एक एसेट खरीदा, समझो $10,000 का, और आज आपका 81 रुपीज का एक्सचेंज रेट चल रहा है, बट आपने सामने वाले के पास से 4 महीने का क्रेडिट मांगा है, बट आपको डाउट है कि 4 महीने के बाद डॉलर जो है वो 85 तक पहुंच जाएगा। तो कहना इसे इतना बड़ा डिफरेंस में आपका 4 रुपए का नुकसान होगा, वो भी $10,000 पे, मतलब आपका 40,000 रुपये का नुकसान होगा। तो आप लोग क्या करोगे, इसका कुछ यार मिडवे सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो यू कैन गेट इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट। तो आप क्या करोगे, आप एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे। से फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आज 82 में मिल रहा है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट आपको ऑप्शन देगा टू बाय द फॉरेन करेंसी एट 82। तो आपको मालूम है ना कि वो 85 तक पहुंचने वाला है, तो इतना 4 रुपया क्यों नुकसान करने का, अपन 82 में ही कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेते हैं। तो 82 में एंटर करने से आपको बेनिफिट ये होगा कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, 3 महीने बाद आप 82 रुपीज में डॉलर खरीद पाओगे। बट सर आज के मुकाबले तो 1 रुपया ज्यादा देना पड़ रहा है, अभी उतना तो लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो आज 81 का रेट है, आज ही अगर सेटल कर देते तो 81 में सेटल हो जाता, बट आप 3-4 महीने के बाद 82 पे सेटल करने की बात कर रहे हो। तो जो 1 रुपया आपका लॉजिकली ज्यादा जा रहा है ना, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ फॉरवर्ड प्रीमियम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड प्रीमियम बोलेंगे, राइट। बट इसमें उल्टा भी हो सकता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट 80 पे भी मिल सकता है, तो इसका मतलब 1 रुपया आपका बच गया, दैट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड डिस्काउंट। तो सर आपको लॉजिकली यही फॉरवर्ड प्रीमियम या फॉरवर्ड डिस्काउंट को अकाउंट करके बताना है, दैट्स इट फॉर 5 मार्क्स। तो आपको क्या किया जाएगा एग्जाम में, आपके पास फॉरवर्ड रेट अवेलेबल होगा, क्वेश्चन दे देगा आपको फॉरवर्ड रेट, करेक्ट। उसमें से आप स्पॉट रेट को माइनस करो, तो कुछ तो अमाउंट बचेगा, करेक्ट। सो दिस कैन आइदर बी फॉरवर्ड प्रीमियम और फॉरवर्ड डिस्काउंट। फॉरवर्ड प्रीमियम आपके लिए लॉस है और फॉरवर्ड डिस्काउंट आपके लिए गेन है। इसको आप मल्टीप्लाई करो विद द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, मतलब $10,000 $20,000 जितने का भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा टोटल लॉस और गेन एज द केस में भी, करेक्ट। अब करना क्या होता है,
the gain or loss will be deferred over the contract period, will be deferred over the contract period equally and write off to PL. बस इतना ही आपको करना है। मतलब अगर आपका 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है और समझो आपको फॉरवर्ड प्रीमियम जो है 10,000 रुपए का आ रहा है, 10,000 का लॉस हो रहा है आपको, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 4, आपको 2,500 रुपए का लॉस हर साल बुक करना है। दैट्स इट, बस इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं। तो इतना सिंपल है ये। आपके पास फॉरवर्ड रेट होगा, आपके पास स्पॉट रेट होगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, आपको फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट मिल जाएगा। 99% इट इज फॉरवर्ड प्रीमियम ओनली, डिस्काउंट पे मिलने का चांसेस बहुत रेयर होता है। और उसको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लो, आपको आपका टोटल लॉस मिल जाएगा। बस उसको डिवाइड करो ओवर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, आपको आपका आंसर मिल जाएगा टोटल लॉस का। उसको डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट पीरियड करो, हर महीने उतना आपको P&L में बुक करना है, बस बात खत्म। बट वही ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने स्पेक्यूलेशन या ट्रेडिंग किया हुआ है तो यहां पर सबसे पहले नो फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड, क्योंकि यहां पर तो सर मैं रिस्क मिटिगेट कर ही नहीं रहा हूं ना, तो मुझे प्रीमियम या डिस्काउंट कैलकुलेट ही नहीं करना है, मुझे तो एब्सोल्यूट प्रॉफिट या लॉस निकालना है। मतलब अगर मैं एक कॉन्ट्रैक्ट आज खरीदता हूं फॉर एग्जांपल 83 रुपीज में, और कल अगर उसी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू मार्केट में 84 रुपीज हो गई, तो मैं बेच दूंगा और 1 रुपए का फायदा कमाऊंगा। और अगर 83 का 82 हो गया तो 1 रुपए का नुकसान भी होगा मेरे को। तो मेरे को लॉजिकली उस गेन या लॉस को अकाउंट करना है। मुझे फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट में कुछ जो यही नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे तो एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस निकालना है। बात समझ रहे हैं? तो यहां पे आपको क्या करना है कि वी हैव टू कैलकुलेट द गेन और लॉस ऑन settlement of contract rather than calculating the exchange difference, that is the forward premium or forward discount, correct? तो यहां पर आपको क्या समझना है कि आपके पास दो पॉसिबिलिटी इसमें आएगा एग्जाम के क्वेश्चन के अंदर। मतलब उन लोग कैसे देंगे मालूम है कि आपने फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, ठीक है, और एज ऑन 31st ऑफ मार्च वो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी आपका अनसेटल्ड है, कॉन्ट्रैक्ट अभी भी आपका अनसेटल्ड है, एंड उसके बाद बैलेंस शीट डेट के बाद उसकी सेटलमेंट हो रही है। तो सेम आपको मॉनेटरी आइटम जैसा दिमाग लगाना है, आपको बैलेंस शीट डेट पर इस कॉन्ट्रैक्ट को कन्वर्ट करना है टू द मार्केट प्राइस ऑफ द सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मार्केट में आपके जैसा ही एक सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होता होगा, तो उसका जो मार्केट प्राइस है ना, उस पे आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट को कन्वर्ट करना है। बट ये जो सिमिलरिटी है ना, दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ बैलेंस एक्सपायरी पीरियड। मतलब आपका 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा, समझो आपने 1 मार्च को 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो अभी 31 मार्च को उसमें से 1 महीना खत्म हो गया, तो 3 महीने का एक्सपायरी पीरियड अभी भी बाकी है, बरोबर है कि नहीं? तो आप जब इसको मार्केट से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से कंपेयर करोगे ना, तो वो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी 3 महीने का एक्सपायरी वाला होना चाहिए। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हम 4 महीना उससे कंपेयर मत करो, बैलेंस आपका कितना टाइम बाकी है एक्सपायर होने को, वैसा ही आपको दूसरा कॉन्ट्रैक्ट चेक करना है। तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का एक्सपायरी में है, तो यू कंपेयर इट विद अ 3 मंथ्स एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द मार्केट और उसके प्राइस पे कन्वर्ट करो, और जो एक्सचेंज जो भी आपका रेट में डिफरेंस आया, दैट विल बी इमीडिएटली रिकॉर्डेड टू P&L एज अ गेन और लॉस। सो क्या करना है, ऑन बैलेंस शीट डेट translate the FEC to market price of similar forward exchange contract and recognize the gain or loss to P&L, बराबर है। फिर उसके बाद on the date of settlement the gain or loss on FEC
that is value recognized minus settlement value, comma, will be recognized to PL अकाउंट। मतलब सर आपने ऑलरेडी बुक्स में कुछ वैल्यू रिकॉर्ड करके रखा होगा, करेक्ट। अब सेटलमेंट डेट पर वैल्यू चेंज्ड है, तो जो भी एक्सचेंज डिफरेंस है वो आपको इमीडिएटली गेन और लॉस बरकर करके बुक करना है। मतलब सर एक सिंपल आपको रफ एग्जांपल दे रहा हूँ। 1 फरवरी को आपने 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, 4 महीने का FEC, और उस दिन $1 आपको 81 के भाव पे मिला, ठीक है। 1 मार्च को उसी FEC का सिमिलर टाइप का मार्केट प्राइस चल रहा है $1 इक्वल टू 82.5, ठीक है। तो इसका गेन होगा, कितने का गेन होगा, 82.5 माइनस 81, आपको ₹1.5 का गेन है, करेक्ट। उसको आप रिकॉर्ड करो टू P&L, रिकॉर्ड टू P&L, ठीक है। और अभी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, अभी आपका जो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है वो बुक्स में कितने पे खड़ा है, 82.5 पे खड़ा है, करेक्ट। नाउ अज्यूमिंग आपका 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब इसकी सेटलमेंट होगी 31 मई को, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बेचने निकले, सेटलमेंट करने निकले उसका, तो उस दिन पर FEC का जो मार्केट प्राइस था वो से फॉर एग्जांपल 81.75 था, करेक्ट। कितना था, 81.75 था। तो इसका मतलब आपको हो जाएगा लॉस, क्योंकि आपने 82.5 पे रिकॉर्ड किया और आप बेच रहे हो कॉन्ट्रैक्ट को 81.75 पे, तो इसका मतलब आपको 0.75 का लॉस हो गया, एंड दिस यू विल रिकॉर्ड टू PL इमीडिएटली। आप इसको ताबड़तोब P&L में रिकॉर्ड कर लो। सो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे इसमें, जो ये मैंने एग्जांपल आपको बताया वैसे ही टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, करेक्ट। बट वही अगर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है फॉर हेजिंग द रिस्क, तो इसमें कैसे होता है सर, इसमें फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपने $10,000 का कॉन्ट्रैक्ट किया, करेक्ट। समझो 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, कभी किया आपने 1 फरवरी को कॉन्ट्रैक्ट किया। अब आपको एग्जाम में कैसे समझ में आएगा कि वेदर इट इज हेजिंग द रिस्क और वेदर इट इज स्पेक्यूलेशन। तो सर स्पेक्यूलेशन में ना आप डायरेक्टली कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो और आपको ये सब डेटा दिया रहेगा कि 31 मार्च को सिमिलर मार्केट प्राइस इतना है वगैरह जो भी है। बट जब भी हम लोग हेजिंग द रिस्क करते हैं ना, तो हम लोग ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करते मजा आ रहा है करके। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में तभी एंटर करते हैं व्हेन वी हैव एन ऑब्लिगेशन टू सेटल और वी हैव अ राइट टू रिसीव। मतलब हमने कुछ गुड्स खरीदा या बेचा है, उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, तो इसका मतलब आप अपना रिस्क को हेज कर रहे हो, आप रिस्क को मैनेज कर रहे हो, करेक्ट। तो समझो आपने 1 फरवरी को $10,000 का कॉन्ट्रैक्ट किया 3 महीने के लिए, और उस दिन पे आपको जो फॉरवर्ड रेट ऑफर हुआ वो $1 का 48 रुपया था। बट सर जो अपना स्पॉट रेट चल रहा था ना, वो $1 का 46 रुपया 80 पैसा था। तो इसका मतलब सर अपने को ₹1.20 का लॉस हो गया। तो इसको मैं बोलूंगा फॉरवर्ड प्रीमियम। मतलब यू हैव गिवन 1.2 रुपी मोर टू मिटिगेट योर लॉस, क्योंकि तुमको लगता है शायद $50 या 52 रुपए के घर पे पहुंच जाएगा, तो 3-4 रुपए का नुकसान बेयर करने से बेटर है ₹1.20 का नुकसान आज मैं बेयर कर लूं। अब इसको आप लोग को मल्टीप्लाई करना है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से। सो अज्यूम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अपना $10,000 है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आपको कितने का नुकसान हो गया सर, मेरे को 12,000 का लॉस हो गया, दिस इज योर टोटल लॉस, करेक्ट। अब इसको क्या करना होता है, इसको डेफर करना होता है ओवर द कॉन्ट्रैक्ट टर्म। तो आपका लॉस पर मंथ कितना निकलेगा, यहाँ पर 12,000 डिवाइडेड बाय 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है आपका, राइट। तो इसका मतलब आपको हर महीने 4,000 बुक करना है। तो आपको वो पूछेगा कि 31 मार्च को कितना लॉस बुक होगा। तो अभी आपको क्या समझना है कि सर आपने 1 फरवरी को कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो फेब एंड मार्च ये 2 महीना करंट ईयर में और अप्रैल अगले साल है, तो आपका सिर्फ फेब एंड मार्च इस करंट ईयर। तो इसका मतलब 4,000 इंटू 2, 8,000 रुपया आप करंट ईयर में बुक करोगे, करेक्ट। 8,000 रुपया आप करंट ईयर में बुक करोगे, एंड अप्रैल विल बी योर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में आप बचा हुआ 4,000 बुक कर देना। तो बस इतना सिंपल होता है इसके क्वेश्चंस। तो दोनों में से कुछ भी आएगा तो यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन टू सॉल्व इट, एंड इट इज वेरी वेरी इजी, ट्रस्ट मी ऑन दिस।
राइट। चलिए दो क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। अच्छे क्वेश्चंस है, क्विकली रिकैप कर लेते हैं। Sunshine Company Limited imported raw material worth $9,000 on 25th of February 2011 when the exchange rate was 44 rupees per US dollar. The transaction was recorded in the books at the above mentioned rate and the payment for the transaction was made on 10th of April 2011 when the exchange rate was 48 rupees per dollar. And at the year ended 31st March 2011, the exchange rate was 49 per dollar. तो अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने इनिशियली तो 44 पे रिकॉर्ड किया होगा, बट आपने उसका फाइनल सेटलमेंट जो है, पेमेंट है, वो 10th अप्रैल को किया है। तो इसका मतलब एज ऑन 31st ऑफ मार्च आपका रॉ मटेरियल के रिलेटेड जो क्रेडिटर्स है वो अभी भी अनसेटल्ड है। एंड क्रेडिटर मतलब इट्स अ मॉनिटरी आइटम। तो सर हमने क्या सीखा है कि एज ऑन 31st मार्च जो मॉनिटरी आइटम होते हैं उन्हें क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करना होता है। तो जब आप इसे क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करोगे तो 49 का रेट है, आपने 44 पे आपने रिकॉर्ड किया हुआ है, करेक्ट। तो 5 रुपए का लॉस होगा ऑन $9,000। तो आपको यहां पर टोटल 45,000 का लॉस होगा जो आप अपने P&L में डेबिट करोगे, बराबर है। उसके बाद जब आपने सेटलमेंट किया, जब आपने पैसे दिए तो 48 रुपीज पर डॉलर था। तो इसका मतलब जब सेटलमेंट हुआ तो आपको वहां पर 1 रुपए का प्रॉफिट होगा अब, क्योंकि आपका रिकॉर्डेड 49 पे है बट आप सेटल 48 पे कर रहे हो, करेक्ट। तो 1 रुपए का आपको होगा प्रॉफिट ऑन $9,000। तो इसका मतलब आपको होगा 9,000 रुपए का गेन जो आप लोग अपने P&L में क्रेडिट करोगे, करेक्ट। ये आपका सही ट्रीटमेंट होना चाहिए, बराबर है। अब देखते हैं इन्होंने क्या किया। The chief accountant of the company passed an entry on 31st March adjusting the cost of raw material consumed for the difference between 48 and 44 per dollar. लो, ये भाई ने क्या कर दिया, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में एडजस्टमेंट कर दिया। P&L में गेन लॉस को नहीं दिखाया उसने, सीधा रॉ मटेरियल के कॉस्ट को बढ़ा दिया लॉस से। मतलब सीधा मैं 44 पे खरीदा था तब रेट था और 48 सेटलमेंट था, तो नेट लॉजिकली देखोगे तो नेट 4 रुपए का लॉस है। तो इसने क्या किया, सीधा नेट 4 रुपए का लॉस बुक किया और वो भी उससे P&L को बुक नहीं किया, उसने कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल को बढ़ा दिया। डिस्कस वेदर द ट्रीटमेंट इज जस्टिफाइड। नो, इट इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। जो हमने डिस्कस किया वो करेक्ट ट्रीटमेंट था कि 25 फरवरी को आप इनिशियली 44 पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, 31 मार्च पे आप 49 पे कन्वर्ट करोगे आपके क्रेडिटर्स को, जिससे आपको 45,000 रुपए का लॉस होगा जो आप P&L में बुक करोगे। उसके बाद ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट दैट इज 10th of April द एक्सचेंज रेट इज 48, सो यू विल डेफिनेटली हैव अ 1 रुपी ऑफ गेन एंड दैट गेन विल गो टू P&L। बस बात खत्म, सिंपल है, करेक्ट। देन एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आपके पैरा 46A से रिलेटेड करता है। अब ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है यहाँ पर। BK Limited purchased fixed asset costing rupees 5,000 lakhs on 1st April 2012 payable in foreign currency US dollars on 5th of February 2013. Exchange rate of $1 equal to 50 and 54.98 as on 1st April 2012 and 31st March 2013 respectively. करेक्ट। तो ये ऐसे अलग अलग एक्सचेंज रेट्स हुए हैं। अब आपको पूछा गया है, ये सेकेंड पार्ट है, इसको मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूं। You are required to state how these transactions would be accounted for in the books of accounts ending 31st March 2013। तो आपको इसका अकाउंटिंग पूछा गया है। तो सर सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक मशीन परचेज किया गया है, करेक्ट, और उसकी जो पेमेंट है वो 5 अप्रैल को होने वाली है, मतलब 1 साल के बाद इसकी पेमेंट होगी। तो कहना इसे यहाँ पर जो पेएबल है वो एक लॉन्ग टर्म में है, ऊपर से फॉरेन करेंसी में पेमेंट है एंड इट इज अ पेएबल, मतलब इट इज अ मॉनिटरी आइटम। So there is a long term foreign currency monetary item, तो पैरा 46 से अप्लाई किया जा सकता है। मतलब इस क्रेडिटर का जो आपको सप्लायर है, जो क्रेडिटर है, उसका 31 मार्च को जब आप लोग ट्रांसलेशन करोगे टू क्लोजिंग रेट, तो आप देख सकते हैं 50 और 54.98, मतलब यहां पर लगभग 4.98 का एक्सचेंज लॉस हो रहा है। सो ये जो एक्सचेंज लॉस है इसको P&L में न ले जाते हुए हम लोग फिक्स्ड एसेट में एडजस्ट कर देंगे। वी विल एडजस्ट इट अगेंस्ट व्हाट, द फिक्स्ड एसेट। सो
व्हाट यू गाइज हैव टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले तो सर इसका डॉलर वैल्यू निकालो आप, क्योंकि ये 5000 लाख है। सो 5000 डिवाइडेड बाय 50 करोगे, सो इट विल बी $100 lakhs, करेक्ट। और इसमें आपको कितने का एक्सचेंज लॉस बैठेगा सर? अभी हम 54.98 पे कन्वर्ट करेंगे, बट रिकॉर्ड 50 पे किया था, इनटू $100 lakh, तो इसका मतलब आपको ₹498 lakhs का लॉस हो रहा है। अब ये जो 498 लाख है, दिस विल बी कैपिटलाइज टू द एसेट, मतलब इसको एसेट में ऐड कर दोगे। सो आपका जो एसेट है उसकी अब वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5000 प्लस 498, मतलब 5498 लैक्स हो जाएगी उसकी वैल्यू, करेक्ट। एंड आप इस 5498 को डेप्रीशिएट करोगे ओवर लाइफ ऑफ एसेट। बस बात खत्म, इतना ही ट्रीटमेंट है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। That's it, simple. फिर सेकेंड केस में क्या हो रहा है? द कंपनी ऑल्सो obtained a soft loan of $1 lakh. Soft loan is a business loan for $1 lakh on 1st April 2012, which is payable in 3 equal annual installments, and the first installment was due on 1st May 2013. मतलब as on 31st of March पूरा का पूरा $1 लाख का लोन आउटस्टैंडिंग है। अब अगेन यहाँ पर लोन लिया गया जिसकी पेमेंट आप लॉन्ग टर्म में करने वाले हो, तो फिर से मैं यहाँ पर पैरा 46A का एप्लीकेशन कर सकता हूँ। मतलब rather than taking the loss to P&L, I will recognize it to FCMITD account and amortize it over the period of repayment, which is 3 years over here. तो हम लोग क्या करेंगे? आपका लॉस हो रहा है यहाँ पर, करेक्ट। कितने का लॉस हो रहा है सर? सेम वही 4.98 का लॉस होगा, 54.98 माइनस 50 इंटू $1 लाख। तो इस बार आपको लॉस होगा ₹4,98,000 का। इसको हम लोग डालेंगे किसमें? FCMITDA में डेबिट कर देंगे इसको, करेक्ट। अब P&L में कितना अमोर्टाइज होगा सर? P&L में अमोर्टाइज होगा 498 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका मतलब आप P&L में 1,66,000 अमोर्टाइज करोगे, correct. You are going to amortize 1,66,000 to P&L. So what will be the closing balance left over of FCMITDA? तो आप लोग बोलोगे सर वी स्टार्टेड विथ 4,98,000 और उसमें से 166 आपका माइनस हो जाएगा, तो 3,32,000 आपका डेबिट बैलेंस बचेगा, जो आपके बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस लायबिलिटी साइड पे एज अ नेगेटिव फिगर खड़ा रहेगा। तो इसको बस आपको एक फेयर तरीके से एग्जाम में सॉल्व करना है, बट कंसेप्ट आपका ऐसा है, तो जो हमने कंसेप्ट पढ़ा उसके हिसाब से ये आपका ऐसे आंसर आएगा, करेक्ट। सो विद दिस वी विल कंक्लूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 का मैराथन रिवीजन सेशन। थैंक यू वेरी मच।